अध्याय 531। अभी के लिए विदाई। स्काईशेड मैंशन, ग्रह वोर्थास। तैनाती से 2 दिन पहले। तैनाती से कुछ दिन पहले चार्ल्स ने लियो को अपने परिवार से मिलने और अपने मामलों को व्यवस्थित करने के लिए आधे दिन की छुट्टी दे दी, इस उम्मीद में कि दुर्भाग्यवश वो अपने पहले युद्ध के दौरान मर जाए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस युद्ध में सुरक्षित रहोगे? यह अब कोई आभासी खेल नहीं है लियो, और युद्ध खतरनाक होते हैं, अमांडा ने चिंतित स्वर में कहा, जिस पर लियो हंस पड़ा और जवाब में उसके गाल खींच लिए। मैं ठीक रहूंगा, चिंता मत करो। डंपी मेरी रक्षा करेगा। मैं किसी भी खतरनाक काम में शामिल नहीं होऊंगा, और ज्यादातर मैं डुप्रेवेल को मेरी ओर से लड़ते हुए देखूंगा और उसकी निगरानी करूंगा। मेरा परिवहन यान बेड़े की आवाजाही के केंद्र में होगा, जो कि सर्वश्रेष्ठ यान होगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पायलट और सर्वश्रेष्ठ रक्षात्मक उपाय होंगे, और ये तभी उतरेगा जब ये पूरी तरह से सुरक्षित होगा। तो हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन क्या आपको यकीन है कि मुझे बेन को अपने साथ ले जाना चाहिए? लियो ने पलटकर पूछा, जिस पर अमांडा ने नम आंखों से सिर हिलाकर सहमति जताए। हाँ, वो लड़ने के लिए बेताब है और अपने नए शरीर को आजमाना चाहता है। इस युद्ध में उसका आपके साथ आना उसके लिए अच्छा होगा, और मेरे द्वारा उसकी यादों का क्लाउड बैकअप लेने से उसकी जान को कोई वास्तविक खतरा नहीं होगा। और अगर मुझे ये पता चल जाए कि डंपी और बेन दोनों तुम्हारे साथ हैं, तो मुझे मन की शांति मिलेगी, अमांडा ने विनती की, जिसके जवाब में लियो ने बस बेपरवाही से अपने कंधे उचका दिए। हाँ, मुझे उसे अपने साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है। उस बूढ़े ने ही मुझे लड़ाई के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। उसके साथ फिर से युद्ध के मैदान में उतरना मजेदार होगा, लियो ने मुस्कुराते हुए कहा, और अमांडा ने उसे कसकर गले लगा लिया। सुरक्षित वापस मेरे पास आ जाना, ठीक है? उसने विनती की, जब लियो ने उसे वापस गले लगाया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ, चिंता मत करो, भले ही उस युद्ध से कोई और जिंदा न लौटे, मैं तो जरूर लौटूंगा, लियो ने वादा किया, और मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि इस युद्ध के दौरान वो कोई भी लापरवाही भरा काम नहीं करेगा। जब लियो ऊपर के कमरे में अमांडा को निजी तौर पर सांत्वना दे रहा था, तब स्काईशेड मैंशन के लिविंग रूम का माहौल पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ था। डंपी, बेन, जेकब और ल्यूक सभी लिविंग रूम की मेज के चारों ओर बैठे थे, और डंपी ने उत्साहपूर्वक उन सभी को अपनी युद्ध योजनाओं के बारे में बताया। मैं तुमसे कह रहा हूं, धूम्रपान करने वाले आदमी ने मुझे बहुत सताया है। ये युद्ध मेरे लिए अपना गुस्सा निकालने का मौका है, और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सभी तुच्छ मनुष्य सबसे ताकतवर मेढक डंपी के प्रकोप का सामना करेंगे। वह दहाड़ते हुए बोला और इतनी जोर से अपना छोटा हाथ मेज पर पटका कि नाश्ते का कटोरा हिल गया। जेकब हंस पड़ा। तुम्हें सम्राट चार्ल्स को धूम्रपान करने वाला आदमी कहना बंद करना होगा। अगर उन्हें पता चल गया, तो हो सकता है कि एक दिन वो तुम्हें मेढक का सूप बना दे। देखते हैं वो करके दिखाता है क्या? डंपी ने सीना फुलाते हुए गुस्से से कहा। उसने मुझे जो तकलीफ दी है, उसके बाद मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि मेरी त्वचा अब आग से सुरक्षित है, एसिड से भी सुरक्षित है, और चाकू के वार से भी सुरक्षित है। मैं लगभग अजेय हूं। तुम तो लगभग भ्रम में हो, ल्यूक ने हंसने की कोशिश करते हुए मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बेन ने गला साफ किया और अपनी सीट पर पीछे झुक गया। मैं भी आ रहा हूं। मैं तुमसे ज्यादा लोगों को मारने की कोशिश करूंगा, नौजवान। डंपी एकदम जम गया। फिर उसने 2 बार पलकें झपकाई। यह नामुमकिन है, लॉर्ड ग्रैंडफादर, उसने दिल पर हाथ रखते हुए एकदम गंभीर स्वर में कहा। अगर लॉर्ड फादर कोशिश करें तो सिर्फ वही मुझसे आगे निकल सकते हैं। मुझे डर है कि आपके पास कोई मौका नहीं है। बेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या सच में? हाँ, आपके द्वारा मारे गए लोगों की संख्या निश्चित रूप से सम्मानजनक होगी, लेकिन आप एक अलग युग के अवशेष हैं, जबकि मैं, दूसरी ओर, एक बेजोड़ हत्यारा मशीन हूं। अतुलनीय, जेकब हंसा। आज आते समय तुम्हारी पीठ पर एक लेडी बर्ड बैठ गई थी, इसलिए तुम रोने लगे थे। वो लाल रंग का था और देखने में आक्रामक लग रहा था। डंपी ने झल्लाकर कहा, हम मेंढकों को भी कीड़े मकोड़े पसंद नहीं होते, ठीक है? हमें भी कीड़े मकोड़े पसंद नहीं होते। क्या बेजोड़ सोच है, ल्यूक ने चिढ़ाते हुए कहा, जबकि डंपी ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी मांसपेशियों को दिखाया। आप सब अभी मुझ पर शक कर सकते हैं, लेकिन जब मैं 10,000 हत्याओं का रिकॉर्ड बनाकर लौटूंगा, तो आपके पास मेरी महानता को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बेन ने अपनी चाय का कप उठाया। मैं तुमसे 20 तक की दौड़ लगाऊंगा। ठीक है, डंपी ने मेज पर फिर से हाथ पटकते हुए कहा, और वो पूरी तरह से जोश में दिख रहा था। आप सबको पता है ना कि ऐसा भी हो सकता है कि यह युद्ध आपके आसपास शुरू ही न हो सकता है वे आपको पीछे की ओर सहायता दस्ते में तैनात कर दें। जेकब ने कहा,
क्योंकि कमरे में वही एकमात्र असली सैनिक था और वह जानता था कि असली युद्ध कैसे होते हैं और कमांडर हमेशा पीछे किसी भी वास्तविक कार्रवाई से दूर रहते हैं। लेकिन डम्पी को उसकी इस अटकल से तुरंत ही सचमुच ठेस पहुंची। मैंने धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के अधीन बहुत अत्याचार सहा है और किसी भी परिस्थिति में मुझे दरकिनार नहीं किया जाएगा। मैं मिश्रित नस्ल के मनुष्यों को कुचलने के लिए पैदा हुआ हूं। यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। डम्पी ने बेबाकी से दावा किया और कमरे में मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़े। वो छोटा सा मेढक सचमुच सबसे प्यारा और मनमोहक पालतू जानवर था और हालांकि उसमें थोड़ा नखरा था, लेकिन अब परिवार में हर कोई उसे दिल से प्यार करता था। उसी शाम जब लियो युद्ध के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा था तो जेकब ने उसे हवेली के द्वार के पास एक तरफ खींच लिया। उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। मुझे पता है कि तुम एक समझदार आदमी हो और मुझे पता है कि तुम अपना ख्याल अच्छे से रख सकते हो, लेकिन मेरी खातिर बस 1 मिनट के लिए मेरी बकवास सुन लो। लियो ने अपनी भौहें उठाई लेकिन कोई बहस नहीं की। जेकब ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए आह भरी। युद्ध द्वंद्वयुद्ध या टूर्नामेंट जैसा नहीं होता, यह अस्त व्यस्त, शोरगुल भरा और उलझन भरा होता है। लोग बेवजह मर जाते हैं और युद्ध क्षेत्र किसी के भी हालात का पता लगाने का इंतजार नहीं करता। उसने लियो की आंखों में सीधे देखा। यश की चाह मत रखो, हीरो बनने की कोशिश मत करो। जो लोग अंत तक टिके रहते हैं वे वही होते हैं जो शांत रहते हैं, स्थिति का आकलन करते हैं और समझदारी से काम लेते हैं। तुम मजबूत हो, हाँ, लेकिन अगर मजबूत लोग सोचना बंद कर दे तो वे भी मर जाते हैं। और तुम्हारे पास जीने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए अहंकार को बीच में मत आने दो। लियो चुपचाप बैठा रहा और हर शब्द को ध्यान से सुनता रहा। जेकब ने धीमी आवाज में बोलना जारी रखा। अगर कोई स्थिति संदिग्ध लगे तो शायद वो संदिग्ध ही है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, उस मिशन शीट पर नहीं। और हमेशा हमेशा अपने निकलने के रास्ते जानो। युद्ध क्षेत्र एक परिवर्तनशील राक्षस है, उसमें समा मत जाना। वो एक कदम पीछे हटा और लियो को दृढ़ता से सिर हिलाकर सहमति दी, फिर उसके कंधे पर इतनी जोर से थपथपाया जैसे उसे झटका लगा हो। ठीक है, बहुत उपदेश हो गया। जाओ, अपनी जंग जीतो, लेकिन ध्यान रखना, अपनी मां के लिए सही सलामत वापस आना। लियो मुस्कुराया, लेकिन उसके पिता की आंखों में आंसुओं की चमक ने उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा झकझोर दिया और उसने ठीक है बूढ़े आदमी कहकर जवाब दिया और चला गया। अध्याय 532 जहाजों का जंगल, प्लेनेट टितिया, हैंगर बे। लियो का पीओवी। लियो ने टितिया के हैंगर बे एरिया में आज जितनी अराजकता देखी उतनी पहले कभी नहीं देखी थी। हर जगह जहाज ही जहाज थे। मालवाहक पोत, सामरिक विमानवाहक पोत, बख्तरबंद युद्ध पोत, फुर्तीले फ्रिगेट, विशालकाय लंबी दूरी के विध्वंसक पोत। वह चाहकर भी उनकी गिनती नहीं कर सकता था। पूरा हवाई अड्डा किसी यांत्रिक जंगल जैसा लग रहा था, जिसमें पेड़ों की जगह स्टील के विशालकाय यंत्र थे, जिनमें से प्रत्येक प्रक्षेपण की तैयारी में गुर्रा रहा था, गुनगुना रहा था या चिंगारी छोड़ रहा था। हजारों सैनिक चींटियों की तरह उस जगह पर मंडरा रहे थे। जहाजों के बीच बक्से, ईंधन भंडार, गोला बारूद के डिब्बे और न जाने क्या क्या सामान इधर उधर ले जा रहे थे। चालक दल के सदस्य स्कैनर बोर्ड और ईंधन लॉग लेकर दौड़ रहे थे, जबकि घबराए हुए रंगरूट आखिरी समय में आपूर्ति पहुंचाने का काम कर रहे थे। और हर बार जब कोई कप्तान या कमांडर उनके कानों में कुछ चिल्लाता तो वे सहम जाते थे। लियो ने देखा कि एक बेचारा आदमी राशन से भरा पूरा डिब्बा गिरा रहा था। तभी लाल रंग के कप्तान के कोट पहने एक महिला उस पर इतनी जोर से झपटने लगी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह वहीं रोने लगेगा। ऊपर आसमान में टितिया का आकाश भी उतना ही हलचल भरा था। सैकड़ों युद्धपोत क्षितिज के ऊपर धातु के बादलों की तरह मंडरा रहे थे, मानो कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रुके हुए हों। वे पहले ही अन्य ग्रहों से उड़ान भर चुके थे और अब अंतिम ध्वज के हिलने का इंतजार कर रहे थे। तिथिया उनका आखिरी पड़ाव था। यहां से आगे वे सभी एक साथ युद्ध संरचना में तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक वे अपने लक्षित ग्रह तक नहीं पहुंच जाते। लियो इस सारी गतिविधि को देखकर रुककर घूरने से खुद को रोक नहीं सका। वो इससे बेहद आकर्षित था। हालांकि डम्पी, जो आलस से उसके कंधों पर बैठा था, बिल्कुल विपरीत था। उस छोटे मेढक को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। हे प्रभु, यहाँ इतने सारे पुरुष हैं, फिर भी मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं है, डम्पी ने टिप्पणी की, जिस पर लियो ने धीरे से हंसते हुए कहा। लियो ने एक साथ इतने अधिक सैनिकों और जहाजों का समूह पहले कभी नहीं देखा था और अब जाकर उसे इस संघर्ष की व्यापकता का एहसास हुआ। यह कोई क्षेत्रीय झड़प नहीं थी,
यह एक ऐसा युद्ध प्रयास था जो सौर मंडलों में फैला हुआ था। तो अंतरतारकीय स्तर पर युद्ध ऐसा दिखता है ना? उसने सोचा, और जैसे ही वो विचारों में खो जाने वाला था, अचानक एक सैनिक ने उसे रोक दिया। लॉर्ड शैडो ड्रैगन, कृपया इस तरफ आइए, हम कुछ ही मिनटों में निकलने के लिए तैयार हैं। एक आम अधिकारी की वर्दी पहने एक महिला दौड़कर आई और उसने उन्हें सलाम किया, फिर उन्हें मुख्य लैंडिंग डेक से आगे ऊपरी लॉन्च हैंगर की ओर ले गई। लियो, बेन, डुपरवेल और डंपी उनके पीछे पीछे चले, उनके चेहरे पर शांत और स्वाभाविक भाव थे। जैसे ही वे उस युद्धपोत के पास पहुंचे जिसे विशेष रूप से केवल 2 ड्रैगन और उनके निजी दल को ले जाने के लिए बनाया गया था। यह कोई साधारण युद्धपोत नहीं था, यह एक प्रबलित विध्वंसक श्रेणी का प्रमुख पोत था, जिसे आक्रमण के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अधिकांश हथियारों को हटा दिया गया था और उनकी जगह रक्षात्मक प्लेटिंग, स्पीड बूस्टर, सेंसर जैमर और आपातकालीन बैरियर तकनीक लगा दी गई थी, क्योंकि इसका एकमात्र वास्तविक काम लियो और वेया को जीवित रखना था। कदम कदम जैसे ही वे लोडिंग रैंप पर चढ़े, लियो ने जहाज के बाहरी ढांचे पर एक नज़र डाली, जो पॉलिश किए हुए काले रंग का लग रहा था और उस पर ड्रैगन की सेना का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। एक चांदी का अजगर एक काले गोले के चारों ओर लिपटा हुआ था, उसके पंख चौड़े फैले हुए थे और उसकी रीढ़ की हड्डी पर लाल रंग की धारियां थीं। उसके मुख से तारों का एक सर्पिलाकार घेरा निकल रहा था, जो अंतरिक्ष में विजय का प्रतीक था, और उसके नीचे प्राचीन प्रतीकों में खुदे हुए शब्द थे, हम हार नहीं मानते, हम सब कुछ भस्म कर देते हैं, जो एक अजेय शक्ति का प्रतीक था। इसे देखना अवास्तविक सा लग रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब लियो ने पंथ के भीतर एक ऐसा प्रतीक देखा था जो स्वयं आरोहण पंथ से संबंधित नहीं था। यह ड्रैगन सेना का प्रतीक था, और यह इस बात का सबूत है कि इसके झंडे तले उड़ने वाले लोग पंथ के नियमित सैनिक नहीं थे। जहाज अंदर से एकदम साफ सुथरा था। जैसे ही दरवाजा उनके पीछे सरसराहट के साथ बंद हुआ, रोशनी अपने आप धीमी हो गई, और गलियारे के अंत में आराम से बैठा हुआ, बाहें मोड़े और आंखें आधी बंद किए हुए, वे था। लियो को देखते ही वो खड़ा हो गया और मुट्ठी लहराते हुए बोला, आखिरकार। लियो ने बिना कुछ कहे दरवाजा खटखटाया और उसके सामने बैठ गया, जबकि बाकी समूह उनके चारों ओर बैठ गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, कहने की जरूरत ही नहीं थी। जहाज के आंतरिक तंत्रों की हल्की गूंज और हवा में व्याप्त तनाव की धीमी धड़कन ही सब कुछ बयां कर रही थी। कुछ मिनट बाद इंजन चालू हो गए। दीवारों के बीच से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिसके बाद एक तेज सरसराहट हुई और जहाज हैंगर डेक से ऊपर उठकर सैकड़ों अन्य जहाजों के साथ उड़ान भरने लगा। व्यूइंग डेक से लियो ने देखा कि दर्जनों जहाज एक साथ ऊपर की ओर तेजी से उठे, जैसे मक्खियां पूरी तरह से तालमेल बिठाकर गाय की पीठ से उतर रही हो। पूरा झुंड एक साथ ऊपर की ओर चढ़ा, बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और पंक्तियों में बंटने के लिए पर्याप्त रूप से फैल गया। कुछ ही क्षणों में अंतरिक्ष में एक सुव्यवस्थित त्रिआयामी आकृति आकार लेने लगी। लियो को ये तारों के बीच धीरे धीरे घूमता हुआ एक विशाल बूमरैंग जैसा लग रहा था, जिसके किनारों पर छोटे छोटे पॉट सुरक्षा प्रदान कर रहे थे और भारी विध्वंसक पोत केंद्र के पास एक तैरती हुई ढाल की दीवार की तरह क्लस्टर्ड थे। ये पहली बार था जब उसने युद्धपोतों को इस तरह एक साथ चलते देखा था, खामोश, तेज और समन्वित, सभी एक सीध में और पूरी तरह से तालमेल बिठाकर। कोरल की ओर मार्च आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था, लेकिन इस समय तक 99.9% सेना का मानना था कि वे नमो की ओर बढ़ रहे हैं। पंथ निगरानी चौकी, ग्रह नीमो की बाहरी कक्षा। मंद रोशनी वाले नियंत्रण कक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां दर्जनों रडार पैनल टिमटिमाते संकेतों से जगमगा रहे थे। एक सहायक डेटापैड पकड़े हुए कक्ष में तेजी से भागा और उच्च कमान मंच के किनारे तक पहुंचकर ही रुका। सहायक ने तनाव भरी आवाज में कहा, कमांडर सुबाल महोदय, हमें पुष्टि मिल गई है। कई लंबी दूरी के निगरानी नोड्स ने एक विशाल बेड़े का पता लगाया है। वे ग्रह नीमो की ओर बढ़ रहे हैं। सुबाल ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर अंतरिक्ष के अंधकार में एकटक देखता रहा। उसके कंधे शिथिल थे, मानो वो इसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। फिर धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई, जिससे खामोशी में हड्डियों के चटकने की आवाज साफ और स्पष्ट रूप से सुनाई दी। तो उन अंधभक्तों ने सचमुच अपना दिमाग खो दिया है। बहुत अच्छा, उन्हें आने दो। उनकी आवाज शांत थी, बिल्कुल स्पष्ट। नीमो पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, और उसने इसका डटकर सामना करने का इरादा किया था। अध्याय 533। अब तक सब ठीक है। कोरल ग्रह, 12वें क्षेत्र का सैन्य अड्डा, आपूर्ति भंडारण गोदाम। बूंद ब्रैंडन अंधेरे गोदाम के अंदर बिना आवाज किए उतरा,
और छत पर बने संकरे वेंटिलेशन छेद से फिसलकर अंदर चला गया। एक उत्कृष्ट योद्धा और पंथ के सबसे बेहतरीन घुसपैठ विशेषज्ञों में से एक होने के नाते ब्रैंडन उन कुछ भाग्यशाली एजेंटों में से था जिन्हें गुप्तचर एजेंटों के सफाई की शुरुआत से पहले धर्मी गुट के क्षेत्र से निकाल लिया गया था। लेकिन आज वो दुश्मन की सीमाओं के बहुत पीछे न्यायपूर्ण भूमि पर वापस आ गया था, एक ऐसे मिशन को अंजाम देने के लिए जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान साबित हो सकता है। मैं इसे बिगाड़ नहीं सकता, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा। उसकी नजरें 3 पंक्तियों में रखे भंडारण बक्सों पर घूम रही थी। आज नहीं। वो बीच वाले गलियारे की ओर बढ़ा, जहां अभी अभी शील्ड कोर क्रिस्टल की साप्ताहिक खेप पहुंचाई गई थी। गोदाम के अंदर तैनात गश्ती गार्ड ध्यान नहीं दे रहे थे, और भंडारण विंग के इस विशेष हिस्से में कोई निगरानी कैमरा भी नहीं था। यह उनकी रक्षा पंक्ति में एक सटीक खामी थी, और ब्रैंडन ने पिछले कुछ दिनों में इस जगह का अच्छी तरह से जायजा लिया था। खुला शफल, ब्रैंडन ने पास के 2 बक्से खोले और लापरवाही से असली अयस्क के टुकड़ों को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। फिर उसने अपने दूसरे हाथ पर बंधी एक अलग स्टोरेज रिंग से हूबहू दिखने वाले नकली अंग निकाल लिए। ये मास्टर आर्गो और उनकी टीम द्वारा डिजाइन किए गए अत्यंत शक्तिशाली बम थे, जिन्हें इतनी बारीकी से छिपाया गया था कि वे हर दृश्य निरीक्षण में पास हो जाएं। केवल उच्च स्तरीय निदान उपकरण ही अंतर बता सकते थे, लेकिन पंथ को पहले से ही पता था कि ऐसे कोई स्कैन नहीं किए जाएंगे। यहां नहीं, आपूर्ति की नियमित प्रक्रिया में नहीं। बंद करना, दौड़ना, सब कुछ वापस रखने के बाद ब्रैंडन ने जल्दी से बक्सों को बंद कर दिया, ढक्कनों को फिर से सील कर दिया और चुपचाप तैरते हुए वापस छत के छेद तक पहुंच गया। उसने अपनी निपुण उंगलियों से एक पतली प्लास्टिक की चादर निकाली, धीरे से छेद को ढक दिया और उस पर धूल की एक परत झाड़ दी ताकि छेड़छाड़ का कोई भी निशान छिप जाए। फिर धुएं के एक झोंके की तरह वह गायब हो गया। उनका मिशन पूरा हो गया। यदि सब कुछ योजना के अनुरूप हुआ तो 2 से 5 घंटों में ग्रह कोरल की रक्षा करने वाली ढाल एक खूबसूरत विनाशकारी धमाके के साथ ध्वस्त हो जाएगी। 3 घंटे बाद भूमिगत गुप्त माना शील्ड कोर सुविधा। जैसे ही आपूर्ति का एक और डिब्बा मुख्य सुविधा के लोडिंग डॉक में सरक कर पहुंचा, श्रमिकों के बीच हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई दी, क्योंकि वो बिल्कुल समय पर पहुंचा था। मेजर गैरी अपनी बाहों को पीठ के पीछे मोड़े हुए, अपने चेहरे पर उबा हुआ भाव लिए हुए डिलीवरी की निगरानी कर रहे थे। प्रतिस्थापन चक्र शुरू करो, वो चिल्लाया। कोर को बैकअप पावर पर शिफ्ट करो। मुख्य अभियंता डेटन के मार्गदर्शन में 4 मजदूर और 2 इंजीनियर तुरंत काम पर लग गए। सबसे पहले उन्होंने ढाल के प्राथमिक ग्रिड से समाप्त हो चुके क्रिस्टल कोर को हटाकर उन्हें एक काले स्थानिक थैली में फेंक दिया, जिसे उपयोग के बाद नष्ट करके फेंक दिया जाना था। फिर जब सभी समाप्त हो चुके कोर हटा दिए गए तो उन्होंने बिना देरी किए नए लाए गए कोर को लगाना शुरू कर दिया। वो कमीने पंथ के बदमाश, गैरी कमरे में इधर उधर घूमते हुए बुदबुदाया, बीच बीच में चल रही प्रक्रिया पर नजर डालता रहा, लेकिन वास्तव में उसे देख नहीं रहा था। आखिरकार उन्होंने अपना आपा खो ही दिया है ना डेटन? इस तरह प्लैनेट नीमो के पीछे पड़े हैं? कंसोल पर झुके हुए डेटन ने सिर हिलाया। वे हमारी माना खदाने चाहते हैं। और क्या? नीमो के संसाधन ब्रह्मांड के इस हिस्से में सबसे अधिक लाभदायक है, और वो पंथ निष्पक्ष व्यापार में विश्वास नहीं करता। वे जो चाहते हैं ले लेते हैं। नीच कमीने, गैरी ने थूकते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि हमारे बेड़े उन्हें अंतरिक्ष के नक्शे से पूरी तरह मिटा देंगे। इस बीच प्रतिस्थापन कार्य जारी रहा। उन 48 बक्सों में से 40 को बदल दिया गया था। देरी मत करो, गैरी ने गुस्से से कहा। हमारे पास बंद करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय है। 90 सेकंड बीत चुके हैं। कर्मचारी पुनः भराव पूरा करने के लिए हड़बड़ी में जुट गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कोर रिएक्टर में क्या लोड किया है, क्योंकि 120वें सेकंड पर जैसे ही पुनः भराव पूरा हुआ, डेटन ने बैकअप कोर से प्राथमिक कोर में बिजली स्थानांतरित कर दी, क्योंकि सिस्टम ने नए डाले गए कोर से बिजली लेना शुरू कर दिया था। हालांकि श्रमिकों के लिए दुर्भाग्यवश यही वो क्षण था जिसका आर्गो के बम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही उनकी सतह से माना ऊर्जा अवशोषित हुई, बम तंत्र सक्रिय हो गया। कबूम विस्फोट एक भयावह गर्जना के साथ हुआ, लेकिन यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, यह एक दबाव की लहर थी, एक आघातकारी बल था जो अथाह गति से बाहर की ओर फैल गया। नकली कोर कंटेनमेंट मैट्रिक्स के अंदर से फट गए, जिससे उनके द्वारा जुड़ी हर लाइन और कंड्यूट में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई। विस्फोट ने 1 सेकंड से भी कम समय में पूरे कोर चैम्बर को अपनी चपेट में ले लिया। डेटन को चीखने का मौका भी नहीं मिला। वो पास के 3 इंजीनियरों के साथ ही भाप बनकर उड़ गया।
नियंत्रण संभाल रहे चारों सैनिक पीछे की ओर मजबूत दीवारों से जा टकराए। टक्कर से उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और कुछ ही क्षणों में आग की दूसरी लहर और दहते धातु के मलबे में समा गए। आंतरिक परत कागज की तरह सिकुड़ गई। रखरखाव सुरंगों में आग तेजी से फैल गई, जिससे सहारे के बीम पिघल गए और सर्किट पिघलकर धातु के टुकड़े टुकड़े हो गए। छत का एक गर्डर टूटकर सेकेंडरी जनरेटर पर गिर गया, जिससे चिंगारियों और गतिज विस्फोट का और भी बड़ा विस्फोट हुआ। बल के कारण पूरा कक्ष अंदर की ओर धंस गया और सभी प्रबलित आपातकालीन अवरोधक काम करने में विफल रहे। अड्डे की सतह पर पहरेदारों ने इसे कुछ ही क्षण बाद सुना। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी और नीचे से एक गहरी, कर्कश गर्जना गूंज उठी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद भूकंप आया होगा, लेकिन फिर आग लग गई। भूमिगत निकास वैंट से संपीड़ित ज्वाला की एक तीव्र धारा फूट पड़ी, जिसने दोपहर के समय आकाश को अचानक सूर्योदय की तरह रोशन कर दिया। कुछ क्षण पहले तक शांत से खड़ा और चहलकदमी कर रहा शील्ड टावर अचानक हिंसक रूप से झिलमिला उठा। फिर अंधेरा छा गया, क्योंकि उससे जुड़ी बिजली की लाइनें एक एक करके वोल्टेज खो बैठी। तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। पूरे अड्डे पर अलार्म बजने लगे। लाल रोशनी से गलियारे जगमगा उठे। सैनिक और इंजीनियर इमारतों से बाहर भागे, उनकी निगाहें शील्ड कोर सुविधा से उठते धुएं पर टिकी हुई थीं। वो क्या बकवास था? क्या विद्युत केंद्र में कोई समस्या है? क्या मेजर गैरी अंदर थे? लेफ्टिनेंटों ने व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की, आदेश चिल्लाए, होलोग्राफिक फीड चालू किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जिस सुविधा केंद्र में अभी अभी विस्फोट हुआ था, वो गुप्त था और आम सैनिकों के लिए वर्जित था, क्योंकि लेफ्टिनेंटों के अलावा किसी और को ये भी नहीं पता था कि वो इमारत वास्तव में क्या थी। हालात पल पल बिगड़ते जा रहे थे। निकासी प्रोटोकॉल पर विचार किया गया, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। बहुत सारे सवाल थे, समय बहुत कम था। कमांड टावर में लेफ्टिनेंट राहेल ने मेज पर मुक्का मारा। धत तेरे की, धत तेरे की, धत तेरे की, पूरी ग्रहीय माना शील्ड ध्वस्त हो रही है। 7 कोर में से एक के नष्ट होने से पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। कमांडर, कोई कमांडर से संपर्क करो। यह एक गंभीर मामला है। हमारा आधा बेड़ा ग्रह नीमो की ओर जा रहा है और हमारी ग्रहीय सुरक्षा कवच निष्क्रिय हो गई है। अगर अब वो पंथ कोरल ग्रह पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है, तो हम उनके हमले के सामने आसानी से शिकार बन जाएंगे। ये बहुत बुरा है, ये बहुत ही बुरा है। हम तो गए काम से, राहेल ने घबराकर कहा, क्योंकि अनजाने में ही वो कोरल ग्रह की पहली सैन्य नेता बन गई थी, जिसने पंथ की असली साजिशों को पहचान लिया था। कोरल में युद्ध छिड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ भी तो वे इसका सामना करने के लिए पहले से कहीं कम तैयार थे। उनकी माना शील्ड निष्क्रिय हो गई थी, उनके आधे बेड़े नष्ट हो गए थे। ये सिर्फ एक बुरी किस्मत नहीं थी, ये एक भयावह दृश्य का साकार रूप था। अध्याय 534 उत्साह विध्वंसक पोत पर लियो के दृष्टिकोण से। लियो और वेर विमान के अंदर तनाव में बैठे थे, तभी सह पायलट अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए हुए तेजी से बाहर निकली। भगवान ड्रैगन, भगवान शैडो ड्रैगन महोदय, हमें जुपिटर स्थित कमांड सेंटर से पुष्टि मिली है कि कोरल की माना शील्ड को नष्ट करने का अभियान सफल रहा। अब हम दिशा बदलकर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि हम 40 मिनट में अपने असली गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। सह पायलट ने यह बात कही और वेया खुशी से अपनी सीट से उछल पड़ा। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था, उसने खुशी से कहा और फिर लियो के लिए जोरदार ताली बजाए, जिससे दोनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। ताली बजाओ। लियो खुश होने के बजाय राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि टाइमलेस असैसिन स्किल स्क्रॉल को चुराने की नाकाम कोशिश के बाद उसे पंथ की मिशन को अंजाम देने की क्षमता पर गंभीर संदेह था। लेकिन सौभाग्यवश ऐसा प्रतीत हुआ कि मिशन को पूरा करने के लिए भेजे गए एजेंट सक्षम थे, और वे मिशन को बिल्कुल समय पर अंजाम देने में सक्षम थे। दरार दरार लियो के बगल में बैठे डुप्रुवेल ने अपनी गर्दन चटकाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह मानसिक रूप से युद्ध की तैयारी कर रहा था। जबकि इस जहाज पर मौजूद बाकी सदस्यों पर युद्ध में लड़ने का कोई दायित्व नहीं था, डुप्रुवेल को दुश्मन कमांडर को मारने का काम सौंपा गया था, जो सू परिवार का सदस्य और स्वयं एक सम्राट स्तरीय योद्धा था। वाइपर, हमारे उतरने के बाद तुम्हारा काम दुश्मन कमांडर का पता लगाना और उसे मारने के लिए एक टीम का नेतृत्व करना होगा। जितनी जल्दी तुम इसे पूरा करोगे, उतना ही अच्छा होगा, लियो ने कहा। तभी डुप्रुवेल ने सफेद मुखौटे के पीछे से उसकी ओर देखा और उसे आश्वस्त करने के लिए सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे टीम की जरूरत नहीं है, वे तो मुझे धीमा ही कर देंगे। चिंता मत करो, इस युद्ध क्षेत्र में दुश्मन कमांडर के अलावा कोई भी मुझे धीमा नहीं कर सकता।
मैं जल्द ही उसके पास पहुंचने का रास्ता खोज लूंगा, डुप्रुवेल ने आश्वासन दिया, और लियो ने उत्साह से अपनी मुठियां भींच लीं। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। अब तक कोरल के रक्षात्मक बेड़े का आधा हिस्सा ग्रह नीमो की ओर बढ़ रहा था, और वे अपने ग्रह अड्डे से 5 घंटे की दूरी पर थे, भले ही वे तुरंत वापस लौटने के लिए मुड़ जाते। लेकिन अब उनके लिए कार्रवाई करना बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब तक वे वापस आते तब तक पंथ की सेनाएं ग्रह की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से नष्ट कर चुकी होती, जिससे उनकी वापसी एक व्यर्थ प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। कमरा झटका देना। यान के अंदर मौजूद सभी लोगों ने उस झटके को महसूस किया जब पंथ के सभी जहाजों ने अपना रास्ता ठीक करने के लिए एक साथ मुड़कर गति बढ़ा दी, क्योंकि अब जाकर आम सैनिकों को उनके वास्तविक युद्ध गंतव्य के बारे में पता चला था। घूमने की आवाज, स्थैतिक एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन लिंक खुलने पर बेड़े के हर जहाज में एक धीमी सी गूंज सुनाई दी, जिसके बाद एक तेज पिंग की आवाज आई। फिर एक गहरी, प्रभावशाली आवाज पूरी तरह से तालमेल बिठाते हुए हर गलियारे, जहाज के खाड़ी और सैनिक के केबिन में गूंज उठी। सभी कृपया ध्यान दें, मैं दोहराता हूं, सभी लोग ध्यान दें। ये तीसरी लीजन के हाई कमांडर जोरान हैं, जो ड्रैगन की सेना के सर्वोच्च कमान की ओर से बोल रहे हैं। युद्धपोतों के अंदर की बातचीत तुरंत बंद हो गई। हमारा मूल गंतव्य ग्रह नीमो था, लेकिन वो कभी भी हमारा असली लक्ष्य नहीं था। हमारा असली लक्ष्य हमेशा से प्लेनेट कोरल था, और नीमो की ओर बढ़ना महज एक सोची समझी चाल थी, एक छल। निचले रैंक के सैनिकों के बीच हैरानी भरी आहें और फुसफुसाहटें गूंज उठी, क्योंकि वे सभी इस अचानक हुए खुलासे से स्तब्ध रह गए थे। लॉर्ड ड्रैगन और शैडो ड्रैगन द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर हमारे पंथ के एक ऑपरेटिव ने कोरल पर स्थित शील्ड कोर सुविधा में घुसपैठ की और हाल के सैन्य इतिहास में सबसे साहसी तोड़फोड़ मिशन को अंजाम दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी ग्रहीय माना शील्ड अब नष्ट हो गई है। मैं दोहराता हूं, कोरल प्लेनेटरी माना शील्ड निष्क्रिय हो गई है, और अब उन्हें जड़ से खत्म करने का रास्ता साफ हो गया है। उनकी रक्षा व्यवस्था पनगु हो चुकी है, जबकि उनका आधा मुख्य बेड़ा इस समय नीमो की ओर बढ़ रहा है। आवाज में बदलाव आया और वो अधिक उग्र हो गई। यह मिशन अब काफी आसान हो गया है, और हमारे क्रियान्वयन में एकमात्र बदलाव यह है कि अनुमानित जानमाल का नुकसान अब पहले की तुलना में 80% कम है। अपनी अपार बुद्धिमत्ता से लॉर्ड ड्रैगन ने हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ युद्ध रणनीति तैयार की है, और अब उनकी आस्था का प्रतिफल देने और उन्हें एक शानदार विजय दिलाने की हमारी बारी है। आज हम उन धर्मनिष्ठ गुट के कायरों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। आज हम कोरल को अंधकार में डुबो देंगे। आवाज आधे सेकंड के लिए रुक गई, फिर एक और कमांडर ने बोलना शुरू किया। इस बार चौथी लीजन की लीजन कमांडर लेडी क्वोरा थी। हम ठीक 35 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। हमारे उतरने के रास्ते में कोई बाधा ना आए। आरोहण पंथ की जय हो, भगवान ड्रैगन की जय हो, भगवान शैडो ड्रैगन की जय हो। गुनगुनाहट प्रसारण समाप्त हो गया। विभिन्न पंथ जहाजों के अंदर सैनिकों की प्रतिक्रियाएं। अब तक चिंतित, असमंजस या शांत प्रार्थना में बैठे हुए निम्न श्रेणी के पंथ के सैनिक अचानक खुशी से जयकारे लगाने लगे। रुको, तो हम कोरल पर हमला करने जा रहे हैं, नीमो पर नहीं? हाँ बिल्कुल, उनकी तो वोट लग गई। क्या तुमने सुना? ढाल पहले ही नीचे गिर चुकी है। हम एक खुले घर में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे ऐसे अप्रत्याशित मोड़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं इसके लिए आभारी हूं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरह के धोखे को अंजाम देने के लिए पर्दे के पीछे कितनी योजना बनाई गई होगी। एक सैनिक आगे झुका और उसने अपनी मुट्ठी से अपने सीने पर लगी कवच पर जोरदार प्रहार किया। चिंक, ड्रैगन की सेना की जय हो, धर्मियों का नाश हो। मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने पहली लहर में कम से कम 10 दुश्मन नहीं मारे, तो मैं खेल से रिटायर हो जाऊंगा। चलो उन कमीनों को सबक सिखाते हैं। माहौल पूरी तरह बदल गया था। जो कभी तनावपूर्ण प्रतीक्षा थी, वो अब रोमांचकारी प्रत्याशा में बदल गई। हथियारों की जांच की गई, कवच कसकर बांधे गए, हेलमेट अपनी जगह पर ठीक से लग गए। अनुभवी सैनिक मुस्कुरा रहे थे, जबकि नए सैनिक उत्सुकता से उछल रहे थे। प्रत्येक जहाज के केबिन के अंदर सैनिक रैंप पर कतार में खड़े थे और लॉन्च दरवाजों के ऊपर चित्रित उल्टी गिनती टाइमर को घूर रहे थे। 35-00-34 रेशियो 59-34 रेशियो 58। वे उन संख्याओं का सटीक अर्थ जानते थे। जब तक समय 0 पर पहुंचेगा, तब तक ग्रह कोरल के आकाश में गोलीबारी शुरू हो चुकी होगी। और अगर वे भाग्यशाली रहे, तो वे झुलसी हुई मिट्टी पर अपने जूते रखकर उतरेंगे, काम खत्म करने के लिए तैयार। अध्याय 535 हवाई हमला। 35 मिनट बाद ग्रह कोरल का ऊपरी वायुमंडल।
ठीक समय पर हजारों की संख्या में पंथ के जहाज कोरल के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश कर गए और नीचे का लगभग बंजर ग्रह नीले और हरे रंग के बिखरे हुए धब्बों में चमकने लगा। तारांकन FZZZZZZT गड़गड़ाहट जैसे ही सैकड़ों हमलावर विमान समताप मंडल को चीरते हुए आगे बढ़े। आकाश जगमगा उठा, उनके बाहरी आवरण गर्मी से चमक रहे थे जबकि चुंबकीय स्टेबलाइजर उनकी गति को स्थिर करने के लिए सक्रिय हो गए। माना शील्ड, जो उन्हें वहीं रोक देनी चाहिए थी, गायब हो चुकी थी। ब्रैंडन की पहले की तोड़फोड़ के कारण वो सुलगते हुए मलबे में तब्दील हो गई थी। तो अब आसमान पर उनका अधिकार था। तीसरी लीजन, जोन 3 की ओर बढ़ो, युद्ध संरचना में आ जाओ। लीजन कमांडर जोरान ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज उसके अधीन प्रत्येक जहाज के संचार लिंक से होकर गुजरी, जबकि अन्य लीजन कमांडरों ने भी ऐसा ही किया। वूम 12 हमलावर समूह निर्बाध रूप से फैल गए, बादलों के बीच प्रतिशोध की लकीरों की तरह गोता लगाते हुए, जबकि नीचे स्थित ठिकाने असंभव स्थिति का जवाब देने के लिए हड़बड़ी में जुट गए। जमीन पर हर चेतावनी प्रणाली एक साथ चीखने लगी, बत्तियां लाल रंग में चमकने लगी, अलार्म दर्द से चीखने लगे, क्योंकि ग्रहीय सेंसरों ने आखिरकार यह पता लगा लिया कि क्या नीचे उतर रहा है। बीप बीप बीप, आगे बढ़ते हुए दुश्मन के दस्ते देखे गए। प्रक्षेप पथ निर्धारित, कई प्रभाव बिंदु आ रहे हैं। बेस 12 से बेस 1 तक रक्षात्मक तोपखाने इकाइयां सक्रिय हो गईं। पुरानी लेकिन अभी भी घातक सतह से हवा में मार करने वाली बुर्जियां आसमान की ओर घूमने लगीं, जबकि लेफ्टिनेंट निशाना साधने और गोली चलाने के आदेश चिल्ला रहे थे। भूमिगत सॉकेट से छिपे हुए रेलगन टावर ऊपर उठे, प्रत्येक टावर विनाशकारी ऊर्जा से गूंज रहा था क्योंकि उनके अंदर मौजूद माना कोर उग्र दिलों की तरह घूम रहे थे। ऑनलाइन रेलगन, सेंटरवेव को निशाना बनाओ, गोलीबारी शुरू करो। थरूमेम धमाका, तारांकन शुद्ध गतिज क्रोध की एक किरण आकाश में से गुजरी, जिसने असॉल्ट यूनिट 4 के अग्रणी जहाज में एक छेद कर दिया। उसका ढांचा 2 हिस्सों में फट गया और धातु और आग एक मरते हुए तारे की तरह बरसने लगी। अंदर मौजूद कर्मचारियों को चीखने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि वे पल भर में भाप बनकर उड़ गए। मोड़ मोड़े, आसपास के जहाज तितर बितर हो गए, कुछ रेलगन के झटके से बचने के लिए बुरी तरह से झुक गए। धमाका धमाका, एक और रेलगन ने फायर किया और यह एक चिकने दोहरे पंख वाले क्रूजर के ठीक बीचों बीच लगा, लेकिन हमले का असर एक चमकते नीले गुंबद पर बेअसर हो गया जो प्रभाव से ठीक क्षण पहले ही प्रज्वलित हो उठा था। मास्टर आर्गो द्वारा कुछ हमलावर जहाजों में लगाए गए एक बार के लिए सुरक्षात्मक मनशील्ड सक्रिय हो गए और धुंध में बिखरने से पहले उन्होंने हमले का जोरदार प्रहार अवशोषित कर लिया। जवाबी कार्रवाई करो, दुश्मन की आक्रमण क्षमता को नष्ट करो। पंथ के जहाजों ने क्रूरतापूर्वक और सटीक जवाब देते हुए भीषण पल्स फायर की लगातार बौछारों से जवाबी कार्रवाई की, जिससे आकाश लाल और बैंगनी चमक के तूफान में बदल गया क्योंकि सैकड़ों गोले सतह पर बरस रहे थे। तोपें चिंगारियों की बौछार के साथ फट उठी, समन्वित बीम हमलों से बुर्ज की संरचनाएं 2 हिस्सों में कट गईं और संचार टावर एक एक करके डोमिनो की तरह गिरने लगे। ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ धमाका, बेस 2 से मिसाइल आ रही है, एक पायलट चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वो फॉर्मेशन तोड़ पाता, मिसाइल ने उसे निशाना बना दिया। उसका जहाज मुड़े हुए मिश्र धातु के बादल में फट गया। उसके चालक दल की चीखें संचार प्रणाली पर हल्की हल्की गूंजती रहीं, फिर अचानक आवाज बंद हो गई। लेकिन जितने भी पंथी जहाज गिरे, उतने ही 3 और जहाज आगे निकल आए। जैसे जैसे बेड़ा नीचे उतरता गया, आसमान में अंधेरा छाता गया, मानो गिद्ध शिकार के चारों ओर मंडरा रहे हों। बेस 5 के अंदर नियंत्रण केंद्र में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। बेस 3, 8 और 12 से हमारा संपर्क टूट गया है। वे हमारे टावरों को निशाना बना रहे हैं। कमांडर जवाब नहीं दे रहा है। मेजर क्रेस्ट ने दहशत भरी निगाहों से देखा जब रडार स्क्रीन टिमटिमाती लाल बत्तियों के सागर में बदल गई। अवलोकन खिड़की के बाहर क्षितिज आग की लकीरों से जगमगा रहा था। जहाज घातक हवाई लड़ाइयों में मुड़ते और चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि रेलगन की किरणें बादलों को दैवीय दंड की तरह चीर रही थीं। VRRRRRRM धमाका, तारांकन शेष ग्रहीय बुर्जों में से एक ने निकट दूरी से गोलीबारी की, जिससे 3 छोटे बमवर्षक विमान हवा में ही नष्ट हो गए। लेकिन जैसे ही धुआं छटा, 2 और पंथ क्रूजर सीधे उसके अड्डे में घुस गए और बेहद करीब से गोलीबारी की, जिससे टावर मलबे में तब्दील हो गया। पंथ के जहाजों के अंदर मौजूद पायलट गुस्से और रोमांच से चीख रहे थे। बेस 4 का बाहरी तोप नेटवर्क निष्क्रिय हो गया है, आगे बढ़ो। रेटाटाटाटाटा फूम, दर्जनों जमीनी तोपों ने जवाबी कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने हवा में तेजी से प्लाज्मा विस्फोट और मिसाइलें दागी, लेकिन वे बस मुकाबला नहीं कर पाईं।
पंथ के जहाज ततैया की तरह तेजी से आगे बढ़े, कुछ मिसाइलों से बाल बाल बचे, जबकि अन्य ने विनाशकारी जवाबी कार्रवाई करने से पहले एक दो हमलों को झेल लिया। जहां तक नजर जा सकती थी, हर जगह जहाज चक्कर लगा रहे थे, एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, टकरा रहे थे, विस्फोट हो रहे थे या लुढ़क रहे थे। कुछ तो नीचे की ओर गिरते हुए धुआं छोड़ते चले गए, मानो मौत के धूमकेतुओं की तरह सतह की ओर चीखते हुए आ रहे हों। अन्य लोग चक्कर लगाते हुए ऊपर चढ़े और फिर सीधे ऊपर से आग बरसाने के लिए ऊर्ध्वाधर गोता लगाया। बेस 10 पर एक हताश तकनीशियन चिल्लाया, हमें और समय चाहिए। हथियारों को रीलोड करने के लिए हमें बस 30 सेकंड और दे दो। लेकिन अब एक पल भी बीतने का समय नहीं था। एक पंथ का जहाज सबसोनिक गति से मुख्य मुख्यालय के पास से गुजरा, मिसाइल रिजर्व चैम्बर में एक पेलोड गिराया और वहां से निकल गया। कबूम। बेस 10 का पूरा बायां हिस्सा आग की लपटों में घिर गया, शव जले हुए पत्थरों पर गुड़िया की तरह बिखरे पड़े थे। फिर भी लड़ाई जारी रही। धड़ाम, गरज, चटकने की आवाज। एक पंथ के जहाज के भीतर कमांडर एथर ने लाइव फीड देखी, क्योंकि उनकी इकाइयां व्यवस्थित रूप से जोन 10 की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रही थीं। यहां उसका काम लगभग पूरा हो चुका था, इसलिए उसने ये देखना शुरू किया कि क्या किसी अन्य यूनिट को अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकता है। जोन 1 और 11 में अभी भी रेलगन प्रतिरोध जारी है, अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। उसने संचार माध्यमों पर यह सुना और तुरंत मंजूर कहकर जवाब दिया। अपने विध्वंसक जहाजों को तुरंत स्थानांतरित करने के आदेश जारी करते हुए उसने 3 विध्वंसक, 5 क्रूजर और 17 फ्रिगेट को जोन 1 की सहायता के लिए भेजा, जबकि बाकी को जोन 11 की सहायता के लिए भेज दिया। धमाका धमाका। इसी बीच बेस 11 के ऊपर काफी ऊंचाई पर रेलगन टावर लगभग अप्राकृतिक गति से लगातार गोलीबारी कर रहा था। उसका संचालक अपने चारों ओर हो रही मौत को नजरअंदाज कर रहा था। नियंत्रण कक्ष के दोनों ओर आग की लपटें उठने के बावजूद उसके हाथ स्थिर थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। पहले से ही गर्मी के संपर्क में रहने के कारण उसकी त्वचा पर छाले पड़ गए थे, फिर भी वो गुर्राते हुए अपनी जगह पर डटा रहा। चलो फिर, मैं तुम सबको खुद ही मार गिराऊंगा। धमाका, चटक। एक और सफलता। एक पंथ का जहाज बेस 11 के जंगल के घेरे में जा गिरा। लेकिन ये जीत क्षणिक थी, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद अतिरिक्त सैनिक आ गए और ऊपर और बगल से एक साथ किरणें दागने लगे। एक किरण ने रेलगन के कोर में छेद कर दिया, दूसरी ने पूरे बुर्ज को उसके आधार से उखाड़ दिया। टकरा जाना टावर एक मृत दैत्य की तरह ढह गया। रेलगन के नष्ट हो जाने और तोप प्रणालियों के विफल हो जाने से अड्डे का भाग्य निश्चित हो गया, जिसके चलते मेजर को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। नागरिक क्षेत्र में प्रवेश स्वीकृत, शहरी जिलों में वापस लौटे। जाओ जाओ जाओ, सैन्य अड्डों को छोड़ दो। जैसे मधुमक्खियां टूटे हुए छत्ते को छोड़कर भाग जाती हैं, वैसे ही बचे हुए जमीनी सैनिक हवाई पॉड्स, ग्लाइडर्स और बचाव नौकाओं में कूदते हुए शहरों की सीमाओं तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, जहां पंथ को उन पर बमबारी करने से रोका जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश पंथ के जेट विमानों ने उनका पीछा किया। इस दिन लॉक किया गया। प्यू प्यू प्यू। दर्जनों लोगों को हवा में ही मार गिराया गया। उनके शरीर आग और हवा में गायब हो गए। पीछे से हुए हमलों के कारण बचाव नौकाओं के क्षतिग्रस्त होने पर चीखें गूंज उठी। पायलट कॉकपिट में इधर उधर लुढ़कते रहे, उनके पंख बेकार में घूमते रहे, क्योंकि आग ने उनके किनारों को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन कुछ लोग सफल रहे। बेस 11 के कुछ हजार सैनिकों ने सिटी नेक्टर की बाहरी परिधि को भेद दिया और उसकी कानूनी सीमा के पीछे गायब हो गए, जबकि कल्ट पायलट अपने संचार उपकरणों पर गालियां बक रहे थे। अरे यार, चूहे भाग गए। दोबारा कहो, कुछ चूहे भाग गए। VRRRRM स्विश। आसमान आखिरकार साफ हो जाने और कोई बड़ा हवाई प्रतिरोध न रहने के कारण पंथ के बेड़े में मौजूद कमान जहाजों ने अंतिम आदेश भेजा। हवाई श्रेष्ठता प्राप्त हो गई है। लैंडिंग प्रोटोकॉल शुरू करें। जमीनी इकाइयों को सतही संचालन के लिए तैयार करें। आकाश में युद्ध समाप्त हो गया था। 45 मिनट से भी कम समय में उस पंथ ने सभी 12 सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया, हवाई रक्षा ग्रिड को कुचल दिया और कोरल की बाहरी सुरक्षा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अध्याय 536। जमीनी हमले की शुरुआत। कोरल ग्रह, जोन 6 सैन्य अड्डा। भूमि पंथ के जहाज तेजी से नीचे झुलसी हुई धरती पर उतरे और उनके पतवार एक जोरदार फुफकार के साथ खुल गए, जिससे धुएं से भरे युद्ध क्षेत्र में बख्तरबंद सैनिकों की लहरें एक के बाद एक निकलती चली गईं। शुआ शुआ वे ऐसे टूट पड़े जैसे कोई बांध टूट गया हो। एक साथ चिल्लाते हुए उनके बूट फटी हुई धरती पर पड़ रहे थे। युद्ध की चीखें जलते हुए अड्डे में गूंज रही थीं, जबकि हवा में ऊर्जा, रक्त पिपासा और स्थैतिक रूप से आवेशित क्रोध का संचार हो रहा था।
सबसे पहले हमला करने वाले जादूगर और तीरंदाज थे, जो जहाज के निकास द्वारों के पास तैनात थे। उनकी आंखें घातक एकाग्रता से चमक रही थीं क्योंकि उन्होंने एक साथ लाठी और धनुष उठाए थे। फूस चटकने की आवाज, धड़ाम, अग्नि के धधकते गोले हवा में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़े, जबकि माना से युक्त तीर ऊपर से सीटी बजाते हुए निकले और पीछे हट रही जमीनी सेना पर निर्देशित मृत्यु की तरह गिरे। आह! धड़ाम, पूरी की पूरी टुकड़ियां अपने होवरक्राफ्ट तक पहुंचने से पहले ही आग की चपेट में आ गईं। उनकी चीखें माना विस्फोटों की लगातार गड़गड़ाहट में डूब गईं। परिवहन की ओर बढ़ो, जल्दी करो! धार्मिक गुट के सैनिक चींटियों की तरह बेस 6 पर इधर उधर भाग रहे थे। खून से लथपथ कंक्रीट पर उनके जूते फिसल रहे थे क्योंकि वे सामान को एक तरफ धकेल रहे थे, इंजन को तेज कर रहे थे और तेजी से बाहर निकलने के रास्ते सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग आधे खुले दरवाजों से अंदर घुस गए, जबकि अन्य ने घायल साथियों को उन परिवहन जहाजों में धकेल दिया जो पहले से ही ऊपर उठ रहे थे। लेकिन पंथ के अग्रदूत सबसे पहले उन तक पहुंच गए। मंत्रों से जगमगाती बड़ी ढालों के साथ कवचधारी टैंक श्रेणी के योद्धा सबसे आगे मार्च कर रहे थे, और वे धर्मी गुट के रक्षकों द्वारा भेजे गए तीरों और छोटे मोटे मंत्रों को ऐसे नजरअंदाज कर रहे थे जैसे वे मच्छर के काटने हों। उनके पीछे विद्रोही श्रेणी के लड़ाकू विमान धुंधली गति से जिगजैग करते हुए आगे बढ़े और प्रतिक्रिया करने से पहले ही पीछे रह गए सैनिकों और इंजीनियरों को मार गिराया। खटखट GHK के ईंधन के बक्सों के ढेर के पास 2 सैनिकों के शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उनके शरीर एक पल के लिए फड़फड़ाए और फिर स्थिर हो गए, जिससे भंडारण कंटेनरों की धातु की दीवारें खून से सन गईं। एक तलवारबाज उसके पीछे पीछे आया। उसकी तलवार पाले से ढकी हुई थी। उसने उसे एक ऊर्ध्वाधर चाप में नीचे की ओर चलाया, जिससे पीछे हट रहे कप्तान के कंधे को चीरते हुए उसका शरीर उसके बगल से बाहर निकल गया। श्रक्कक सबसे बड़े होवरक्राफ्ट के अंदर एक युवा लेफ्टिनेंट गुस्से में अपनी मुट्ठी से आंतरिक कंसोल पर प्रहार कर रहा था और गालियां दे रहा था। चलो चलो, शुरू करो, धिक्कार है। बीप बीप। बहुत देर हो चुकी है। धमाका, एक आग का गोला पिछले थरस्टर्स से टकराया, जिससे पिछला हिस्सा आग की चपेट में आ गया और होवरक्राफ्ट जलते हुए चक्कर लगाने लगा। होवरक्राफ्ट के पास की बैरक में दुर्घटनाग्रस्त होने पर चीख पुकार मच गई, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग तुरंत मारे गए और राख और धातु के तूफान में पास की छत ढह गई। इसी बीच खुले मैदानों में पंथ के पैदल सैनिकों ने निर्मम समन्वय के साथ हर मोर्चे पर धावा बोल दिया। अति उत्कृष्ट योद्धाओं ने तलवारों के जोरदार वार से रक्षात्मक आवरण को भस्म कर दिया, जबकि ग्रैंडमास्टर्स ने सैन्य अड्डे से बाहर जाने वाली सड़कों को नष्ट कर दिया, जिससे धर्मी गुट के सैनिकों के लिए भागना और पीछे हटना मुश्किल हो गया। वापस मुड़ो, लड़ो, इस रफ्तार से तो हम कुत्तों की तरह मरेंगे, जोन 6 के एक लेफ्टिनेंट ने आपूर्ति के बक्से के ऊपर से चिल्लाते हुए कहा। तभी बिजली का एक जोरदार झटका उसकी छाती पर लगा और उसका दिल बीच वाक्य में ही फट गया। ज़ैपपप धड़ाम, न्यायप्रिय रक्षक लड़खड़ा गए। वे कुशल थे, शायद बहादुर भी थे, लेकिन आज उन पर अचानक हमला हुआ और वे दुश्मन के हमले को रोकने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी ओर ड्रैगन की सेना एक ही जीवित प्राणी की तरह आगे बढ़ रही थी, क्रोध, गर्व और विजय से भरी हुई, जो पहले से ही उनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उन्होंने गोली चलने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने जान या ढांचे की परवाह किए बिना आगे बढ़ना शुरू कर दिया, घायल सैनिकों को मार गिराया और भागने के हर रास्ते को नष्ट कर दिया। 55 मिनट बीतने तक अड्डे से केवल कुछ ही परिवहन यान उड़ान भर पाए थे, और उन्हें भी जादूगरों के हमलों और तीरों की बौछारों का सामना करना पड़ा। फूम, एक तो युद्ध क्षेत्र छोड़ने से पहले ही आकाश में फट गया। उसका धुआं निकलता मलबा एक मरते हुए बाज की तरह गिर रहा था। नीचे ड्रैगन सेना का झंडा पहले ही फहराया जा चुका था, जिसे खून से लथपथ एक मुस्कुराते हुए बदमाश ने सीधे जमीन में गाड़ दिया था। जोन 6 के इस सैन्य अड्डे पर जीत की घोषणा नहीं की गई, बल्कि इसे हासिल किया गया। इस बीच अंतरिक्ष निगरानी चौकी, ग्रह नीमो की बाहरी कक्षा। अब जब कोरल में जमीनी हालात अपरिवर्तनीय रूप से गंभीर हो गए थे, तब जाकर सू बाल को अंततः पंथ की असली रणनीति समझ में आई। उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। उन्हें पहले से ही पता होगा कि उनके बीच हमारे जासूस कौन थे, और उन्होंने जानबूझकर हमें गलत जानकारी दी ताकि हमारा फैसला गलत हो जाए। उसने मुट्ठी भींच ली और दबी हुई क्रोध से उसका जबड़ा कस गया और उसने फुसफुसाते हुए ये शब्द कहे, चालाक, बेहद चालाक। इस बार उसे उस पंथ ने पूरी तरह से मात दे दी थी, और अब ग्रह कोरल को बचाने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। कमांडर महोदय, एक कनिष्ठ अधिकारी ने हिचकिचाते हुए पुकारा, कोरल की ओर लौटने वाले जहाज आपसे आदेश मांग रहे हैं। कमांडर सू पेई से उनका सारा संपर्क टूट गया है,
और सभी 12 क्षेत्रीय अड्डे पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं। अधिकारी की आवाज थोड़ी कांप रही थी। आपके क्या आदेश हैं? क्या उन्हें आगे बढ़कर अपनी जमीन के लिए लड़ना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? सू बाल की छाती भारी सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। सांस अंत में उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, उन्हें वापस लौटने के लिए कहो, कोरल की लड़ाई पहले ही हार चुके हैं। वो केंद्रीय स्क्रीन के करीब आया और मित्र जहाजों को दर्शाने वाले तैरते हुए प्रतीकों पर अपनी निगाहें गड़ा दी। एक रक्षात्मक बेड़ा उतना ही मजबूत होता है जितनी कि उसे सहारा देने वाली प्रणालियां। जमीनी सुरक्षा या आकाश में कुशल सहयोगियों के बिना वे आग में उड़ते हुए पक्षियों से ज्यादा कुछ नहीं है। उनके पास आधा बेड़ा है, जमीनी समन्वय नहीं है, कोई बैकअप नहीं है। अगर वे अभी उस पंथ से लड़ते हैं तो ये खून खराबे के सिवा कुछ नहीं होगा। हजारों जाने कुछ सौ दुश्मनों के बदले कुर्बान हो जाएंगी और कोई रणनीतिक लाभ नहीं होगा। उनसे कहो कि वे नीमो लौट जाएं, कोरल जा चुका है। सू बाल की आवाज क्रोध से कांप रही थी। ये क्रोध पंथ के प्रति नहीं बल्कि अपनी स्वयं की लाचारी के प्रति था। क्योंकि युद्ध में संख्या पर्याप्त नहीं होती। आपके पास 10,000 सैनिक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें एक एक करके 10,000 दुश्मनों के भयंकर युद्ध क्षेत्र में भेजते हैं तो आप हर बार हार जाएंगे। यहाँ 200, वहाँ 500 के समूहों में भी उन्हें भेजने से अपरिहार्य को केवल कुछ हद तक टालने के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि युद्ध में जीत केवल पूर्ण शक्ति से ही नहीं मिलती। यह सही समय, समन्वय और केंद्रित बल के परिणामस्वरूप संभव हुआ। और यही वो बात थी जिसके कारण आज पंथ ने सू कबीले को पछाड़ दिया था। अध्याय 537 समेकन। लियो के दृष्टिकोण से जोन 1 सैन्य अड्डा। लियो और वे जोन 1 के सैन्य अड्डे पर उतरे, जो ग्रह पर सबसे रणनीतिक गढ़ था। यह न केवल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें दुश्मन कमांडर सू पेई का ठिकाना था, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह ग्रह के सबसे बड़े शहर, जिसे सानफे कहा जाता था, के सबसे करीब स्थित था। स्वाभाविक रूप से युद्ध के इस चरण में उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि जब तक वे अपने जहाज से उतरे तब तक प्रारंभिक लड़ाई का 95% हिस्सा पहले ही समाप्त हो चुका था। रिपोर्ट मिल रही है कि दुश्मन कमांडर सैनफे शहर की ओर पीछे हट गया है, जबकि इस अड्डे की रक्षा कर रहे मेजर युद्ध में पराजित हो गए हैं। जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें इस समय पकड़ा जा रहा है। आपके आदेश मेरे स्वामी, लीजन कमांडर ने वेय से पूछा, जिसने तुरंत सलाह के लिए लियो की ओर देखा। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले स्थिति को मजबूत करें, घायलों का इलाज करें, परिधि को सुरक्षित करें और हवाई रक्षा प्रणालियां स्थापित करें, ताकि अगर वे ग्रह पर फिर से कब्जा करने के लिए अतिरिक्त सेना भेजे तो उनका सामना किया जा सके। एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम शहर में जासूस भेजकर पता लगा सकते हैं कि वहां कितने दुश्मन छिपे हुए हैं और दुश्मन का कमांडर ठीक कहाँ है, इससे पहले कि हम अपने सैनिकों को हवाई लड़ाई के लिए तैनात करें। ये दिन पहले से ही हमारा है। अब जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेने और अपनी बढ़त को और मजबूत करने का समय है। लियो ने सलाह दी, जिस पर वही ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। मैं अपने चचेरे भाई से सहमत हूँ। आइए, जैसा उसने सुझाव दिया है वैसा ही करें, जब तक कि आपकी कोई अलग राय न हो। लीजन कमांडर, उसने पूछा, जिस पर लीजन कमांडर ने उसे एक जोरदार सलामी दी। जी नहीं, मैं लॉर्ड शेडो ड्रैगन के सुझाव से पूरी तरह सहमत हूँ। चलिए, उनके सुझाव के अनुसार ही करते हैं। लीजन कमांडर ने ये कहते हुए मुड़कर आवश्यक आदेश देने के लिए तेजी से प्रस्थान किया। जब अंततः लड़ाई शांत हो गई और बचे हुए अंतिम सैनिकों को भी पकड़ लिया गया, तो युद्ध क्षेत्र अधिक शांत हो गया, क्योंकि ड्रैगन की सेना विनाश से नियंत्रण की ओर अग्रसर हो गई। धार्मिक गुट के पकड़े गए सैनिकों को घसीटते हुए अड्डे के केंद्र में स्थित खुले मैदान में लाया गया। उनके चेहरे राख और हार से सने हुए थे। वे धुंध से भरे आकाश के नीचे चुपचाप घुटने टेक कर बैठ गए। उनके सिर नीचे झुके हुए थे क्योंकि उनकी कलाई और टखनों में जंजीरें कसी हुई थीं। पंथ के सैनिक कुशलतापूर्वक काम कर रहे थे, बिना किसी हिचकिचाहट के पंक्तियों में आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे खुशी और उल्लास से भरे हुए थे क्योंकि वे कैदियों को छोटे छोटे समूहों में खींच रहे थे, उनके कवच उतार रहे थे, छिपे हुए हथियारों की जांच कर रहे थे और घायलों सहित सभी को भाले की नोकों को उनकी गर्दन पर हल्के से दबाकर सीधा बैठने के लिए मजबूर कर रहे थे। दुश्मन को अनुशासित करने से उन्हें एक प्रकार की गंभीर संतुष्टि मिलती थी। फिर भी उन पर एक भी गाली या अपमानजनक टिप्पणी नहीं की गई, क्योंकि लियो के सख्त आदेशों के तहत प्रत्येक कैदी के साथ, चाहे वह किसी भी संगठन से जुड़ा हो या उसने पहले कोई अपराध किया हो, गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना था, जहां उन्हें नंगा नहीं किया जाएगा और न ही अनावश्यक अपमान का शिकार बनाया जाएगा। गिरफ्तार किए गए लोगों में से कुछ चुपचाप आंसू बहाने लगे,
जबकि अन्य लोग काली पड़ी जमीन को खाली निगाहों से घूरते रहे। अपनी अचानक हुई हार पर प्रतिक्रिया देने के लिए वे बहुत ही खोखले लग रहे थे। कुछ ने अपने जबड़े भींच लिए, उनकी आंखों में आक्रोश की आग जल रही थी जो निश्चित रूप से भयंकर नफरत में बदल जाएगी अगर उन्हें इसे आगे ले जाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहने दिया गया। लेकिन अभी के लिए उनके शरीर से उनकी ताकत और मनोबल पहले ही खत्म हो चुका था और इसलिए उन्होंने बात मान ली। इसी बीच अड्डे के दक्षिणी हिस्से के पास, जहां लड़ाई सबसे भीषण थी, छोटी अग्निशमन टीमों ने बचे हुए हिस्से को पुनः प्राप्त करने का अपना अगला कार्य शुरू कर दिया था। वे झुलसे हुए गलियारों और क्षतिग्रस्त भंडारण सुविधाओं से गुजरते हुए आग की अंतिम लपटों को बुझा रहे थे और शवों को बाद में निपटान के लिए ढके हुए ढेरों में घसीट रहे थे। कुछ इलाकों में अभी भी गर्मी से धुआं निकल रहा था। दीवारें टूटी फूटी और दरारों से भरी हुई थी जहां मंत्रों का विस्फोट हुआ था या होवरक्राफ्ट के इंजन फट गए थे। फिर भी पंथ के इंजीनियरों ने इस पर बहुत कम ध्यान दिया क्योंकि वे मलबे से कार्यात्मक भागों को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्होंने गोला बारूद, क्रिस्टल कोर, राशन और स्टील के फ्रेम के बक्से बाहर निकाले जिन्हें बाद में पिघलाया जा सकता था या पुनः उपयोग में लाया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने जल्दी से उन सभी मूल्यवान वस्तुओं को बचा लिया जिन्हें बचाने की आवश्यकता थी। जल मंत्रों में निपुण जादूगर महत्वपूर्ण चौराहों पर खड़े थे जो दबावयुक्त धुंध के घुमावदार चाप उत्पन्न कर रहे थे जो एक ही बार में पूरी इमारतों पर छा जाते थे, गर्म स्थानों को ठंडा करते थे और हवा को शुद्ध करते थे। जबकि पीछे की टुकड़ियों के मौलिक जादूगरों ने टूटे हुए स्तंभों को मजबूत करने और शेष टावरों को स्थिर करने के लिए माना का उपयोग किया ताकि प्रतिस्थापन सामग्री के आने तक पर्याप्त समय मिल सके। अड्डे के पूर्वी छोर पर, उस समतल जगह पर जिसका इस्तेमाल कभी भंडारण काफिलों के लिए किया जाता था, कई सफेद कैनवास के तंबू पहले ही खड़े कर दिए गए थे और चिकित्सा विभाग के काम में लगने के साथ ही ड्रैगन की सेना का प्रतीक चिन्ह उनके किनारों पर हल्का सा लहरा रहा था। दर्जनों घायल सैनिकों को लाया गया, कुछ बेहोश थे और खून से लथपथ थे, जबकि अन्य फटी हुई मांसपेशियों और टूटी हड्डियों के साथ लंगड़ाते हुए इलाज के लिए जाते समय अपने वरिष्ठों को सलाम करने में कामयाब रहे। चिकित्सक स्थिर हाथों और एकाग्र निगाहों से पलकों के बीच घूमते रहे, गहरे घावों पर माना मलहम लगाते रहे और टूटी हुई हड्डियों को चमकदार जालीदार पट्टियों से बांधते रहे, जबकि औषधि विशेषज्ञ और औषधि बनाने वाले लड़के बिना एक पल की देरी किए अपनी आपूर्ति को फिर से भरने के लिए तंबुओं के पीछे काम करते रहे। समय तेजी से बीत गया और दोपहर धीरे धीरे शाम में बदल गई क्योंकि बेस की लय एक बार फिर बदल गई। सक्षम सैनिकों की टीमें बिना आराम किए लगातार काम करती रहीं, पंथ के जहाजों द्वारा लाए गए विमान रोधी रक्षा प्रणालियों को उतारती और तैनात करती रहीं, क्योंकि अब उद्देश्य विजय से सुदृढ़ीकरण की ओर और जमीन पर कब्जा करने से उसे सुरक्षित करने की ओर स्थानांतरित हो गया था। इंजीनियरों ने डिटेक्शन रडार और मैना रिएक्टिव सेंसर ग्रिड की स्थापना की देखरेख की, जबकि पायलट ईंधन भरने की प्रक्रियाओं और युद्ध के बाद के रखरखाव में व्यस्त थे। उन विमानों की देखभाल कर रहे थे जिन्होंने कुछ ही घंटे पहले उनकी जीत सुनिश्चित करने में मदद की थी। कोई भी निष्क्रिय नहीं रहा, हर हाथ एक उद्देश्य के साथ चल रहा था, हर सेकंड का हिसाब रखा जा रहा था, क्योंकि पंथ के सैनिक निर्मम सटीकता के साथ आगे बढ़ रहे थे और जो कभी धर्मी गुट का गढ़ हुआ करता था उसे अपने विस्तारित साम्राज्य की नींव में बदल रहे थे। सैनिकों का मनोबल ऊंचा बना रहा, फिर भी वातावरण में तनाव बढ़ गया था, क्योंकि हर सैनिक समझता था कि आज की लड़ाई भले ही जीत के साथ समाप्त हो गई हो, लेकिन व्यापक युद्ध अभी शुरू ही हुआ है। उन्होंने ग्रह भर के सभी सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन दुश्मन का अभी तक सफाया नहीं हुआ था। असली युद्ध तो कल से शुरू होने वाला था। अध्याय 538 स्काउटिंग रिपोर्ट। एक आम स्काउट के दृष्टिकोण से सैनफे शहर जैसे ही सूरज डूबने लगा, सेना के कमांडर द्वारा कई जासूसों को सैनफे शहर में भेजा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन और नागरिकों की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाना था। इन खोजकर्ताओं के लिए सैनफे शहर में प्रवेश करना उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान साबित हुआ, क्योंकि पूरा शहर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी वहां से कोई तूफान गुजरा हो। आम लोग अनजान नहीं थे और उन्होंने दिन में पहले ही आसमान से हजारों जहाजों को उतरते हुए देखा था, जिससे वे समझ गए थे कि ग्रह अब उस पंथ के घेरे में है। परिणामस्वरूप उन्होंने भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे कि माना लैंप और तेल का भंडारण शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि निकट भविष्य में कर्फ्यू लगने की सबसे अधिक संभावना है। बाजार की गलियों से खाने पीने की हर चीज गायब हो चुकी थी, क्योंकि टूटी फूटी दुकानें टूटी हुई पत्थर की टाइलों पर गिरी पड़ी थीं, जबकि खाली बक्से और फटे राशन के बोरे उन चौराहों पर बिखरे पड़े थे जहां कभी खाद्य विक्रेता और आपूर्ति के काफिले हुआ करते थे। दुकान के दरवाजों को अंदर से कीलों से ठोककर बंद कर दिया गया था। घरों की खिड़कियां या तो चकनाचूर थीं या उन पर तख्ते लगे हुए थे,
और पूरी गलियां सड़े हुए फलों, पसीने और जंग लगी धातु की दुर्गंध से भरी हुई थी। आम नागरिक गलियों से भूतों की तरह गुजर रहे थे। उनके हाथों में जो कुछ भी वे जमा कर पाए थे वो सब लदा हुआ था, जिसमें कपड़े में लिपटे चावल के गट्ठे से लेकर सार्वजनिक कुओं से भरी पुरानी प्लास्टिक की बोतलें शामिल थीं। बच्चों को अपने वजन से भी भारी बोरे घसीटते हुए देखा गया, जबकि माताएं उनके कानों में निर्देश फुसफुसा रही थीं। गश्ती कर रहे सैनिक चौकन्ने होकर छतों का जायजा ले रहे थे, ये सोचकर कि कहीं कोई दुश्मन सैनिक वहां छिपा तो नहीं है। किसी ने भी जरूरत से ज्यादा जोर से बात नहीं की और कोई भी खुले में जरूरत से ज्यादा देर तक नहीं रुका। किसी घोषणा या बयान की आवश्यकता नहीं थी। शहर में रहने वाले सभी लोग पहले से ही समझ चुके थे कि आगे कठिन समय आने वाला है। सबसे बुरे दौर की शुरुआत तब हुई जब शहर के द्वारों पर एक नया झंडा फहराया गया। पलटे हुए वाहनों, स्क्रैप धातु की चादरों, रेत की बोरियों और मलबे का उपयोग करके नियमित अंतराल पर अवरोध स्थापित किए गए थे। कुछ ढांचों पर वर्दीधारी सैनिक तैनात थे, जबकि अन्य पर कोई पहरेदार नहीं थे और उन्हें रक्षात्मक संरचनाओं की तुलना में निवारक के रूप में अधिक खड़ा छोड़ दिया गया था। जैसे ही खोजी दल भीतरी जिलों में पहुंचे, उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि इस क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति, हालांकि बिखरी हुई और विरल थी, फिर भी ध्यान देने योग्य थी, क्योंकि सैनिक चींटियों की तरह पूरे शहर में फैले हुए प्रतीत हो रहे थे। अब तक कई नागरिकों के चेहरे पर लड़ाकों जैसे भाव दिखने लगे थे। ये बताना असंभव हो गया था कि कौन सैनिक है और कौन नहीं, क्योंकि बूढ़े लोग अपने लबादे के नीचे छिपे हुए ब्लेड रखते थे और बाजार के एप्रन पहने महिलाएं ऐसे चलती थीं मानो उन्होंने पहले दर्जनों लड़ाइयां देखी हों। यहां तक कि किशोर भी चौराहों को पार करते समय 2 बार देखते थे। उनके हाथ कभी भी उनके बैग से ज्यादा दूर नहीं होते थे, मानो प्रत्येक बैग में रोटी के अलावा और भी कुछ हो। भीतरी जिले की तरह यहां भी अराजकता का कोई संकेत नहीं था, केवल तैयारियों का ही आभास हो रहा था। शहर के ठीक बीचों बीच पुराने सार्वजनिक चौक में दुश्मन कमांडर ने खुद को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया था। सू पेई ने सबके सामने एक अग्रिम शिविर स्थापित किया था, जिसके चारों ओर वफादार अधिकारी, माना अवरोध और पोर्टेबल बुर्ज ग्रिड और दर्जनों रक्षात्मक मंत्रों द्वारा प्रबलित भारी ढाल प्लेटों की एक श्रृंखला थी। चौक के प्रत्येक कोने पर तीरंदाजी टावर बनाए गए थे, जिनमें बचाव करने वाली सेनाओं के कुछ बेहतरीन लंबी दूरी के तीरंदाज और स्नाइपर तैनात थे, क्योंकि उनके हमले में कई स्काउट मारे गए थे। आसपास के 3 ब्लॉकों में कोई नागरिक नहीं थे, जिन्हें संभवतः हस्तक्षेप को रोकने के लिए खाली करा दिया गया था, और बाहरी सीमा के पास बचे हुए कुछ गश्त दल घबराए हुए होने के बजाय शांत दिख रहे थे। कुक, एक और स्काउट को तीरंदाज के तीर से मरते देख उसके साथी ने न तो देर की और न ही वह आवश्यकता से अधिक केंद्र के करीब गया। उसका मिशन अवलोकन करना और वापस लौटना था, और उसके मन में कोई संदेह नहीं रह गया था कि सू पेई यहां डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार थी। और इस प्रकार अपना मिशन पूरा करने के बाद उन्होंने अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने की ओर रुख किया। लियो के दृष्टिकोण से कई जासूसों द्वारा अपनी खोजों की रिपोर्ट देने के बाद लियो ने शहर का नक्शा खोला और दुश्मन के बचाव की प्रारंभिक तस्वीर सामने आने के साथ ही नक्शे पर दिखाई देने वाली प्रत्येक नाकाबंदी और गश्ती दल को चिन्हित करना शुरू कर दिया। इस अभियान को अंजाम देने के बारे में उनके पास कई विचार थे, लेकिन उन्होंने लीजन कमांडर और अन्य लेफ्टिनेंटों को कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका तय करने दिया, क्योंकि वह समझते थे कि अंततः शहर पर कब्जा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले वे लोग थे, न कि वह खुद। दुश्मन कमांडर के निश्चित स्थान की जानकारी मिलने के बाद डुप्रेवेल तुरंत उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसने लियो को आश्वासन दिया था कि वह 3 दिनों के भीतर सू पेई का सिर लेकर लौट आएगा। वह इस उपलब्धि को कैसे हासिल करने वाला था, इस बारे में लियो ने कभी नहीं पूछा, क्योंकि वह जानता था कि अभी उसके लिए एक सम्राट की गतिविधियों को समझना बहुत जल्दबाजी होगी। शेष पंथ सेना को आदेश दिए गए कि कल सुबह तड़के शहर में कैसे प्रवेश करना है, जबकि लेफ्टिनेंटों ने अपने सार्जेंटों और कप्तानों के साथ बैठकें की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कल के अपने कार्यों को समझ लें। प्रत्येक दस्ते को उनके निर्धारित क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई, प्रत्येक प्लाटून को संभावित घात स्थलों के बारे में चेतावनी दी गई, और प्रत्येक स्ट्राइक यूनिट को याद दिलाया गया कि यद्यपि यह नागरिक बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहां संकोच दिखाने से केवल उनकी जान ही जाएगी। अधिकांश सैनिकों ने आधी रात तक मार्च करने की अपनी तैयारियां पूरी कर ली, चुपचाप अपने हथियारों को चमकाया, अपने माना कोर की 2 बार जांच की और सौभाग्य के लिए अपने अतिरिक्त कवच के टुकड़ों को अपने बंक के बगल में रख दिया। इंजीनियर पूरी रात बाहरी खयों के साथ काम करते रहे, माना डिटेक्शन एरे स्थापित करते रहे और हमलावर तोपों से बाहरी परिधि को मजबूत करते रहे,
जबकि कई कनिष्ठ अधिकारियों ने चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की दोबारा जांच की ताकि पीछे हट रहे सैनिकों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके। जल्द ही भोर होने से ठीक पहले अंतिम परिधि स्कैन पूरा हो गया, क्योंकि स्काउट्स ने दुश्मन की ओर से कोई अप्रत्याशित गतिविधि न होने की पुष्टि की। और इस प्रकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और प्रत्येक सैनिक को उसकी भूमिका के बारे में जानकारी देने के बाद सूर्योदय के साथ ही सैनफे की घेराबंदी शुरू हो गई। अध्याय 539 एक भुला दिया गया विलक्षण प्रतिभा, सैनफे सिटी का दिल, सू पेई का पीओवी। बहुत समय पहले की बात है, एक समय था जब सू पेई नाम का कुछ महत्व हुआ करता था। जब वो और सू वंश के वर्तमान मुखिया सू तांग दोनों रोडोवा सैन्य अकादमी में नए छात्र थे, तब सू पेई ने सभी का ध्यान, सभी कानाफूसी और सभी ईर्ष्या को आकर्षित किया था, क्योंकि प्रशिक्षकों ने उन्हें सू वंश का अगला महान प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया था। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल आगे बढ़ने के लिए बल्कि प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नियत था। उसके युद्ध कौशल ने उसके बैच के हर छात्र को पीछे छोड़ दिया था, जबकि उसकी माना साधना दर ने लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिन्हें प्रोफेसरों ने भी निजी तौर पर स्वीकार किया था कि कम से कम कुछ और दशकों तक शायद कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। वो 27 वर्ष की आयु तक ट्रांसेंडेंट टियर तक पहुंच गया, जो सू तांग से पूरे 1 वर्ष आगे था, और जब वो 50 वर्ष की आयु में मोनाक दायरे में पहुंचा, तब तक उनके बीच का अंतर और भी बढ़ गया था, क्योंकि सू तांग अभी भी पीछे था और उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर भी जब सू वंश के अगले मुखिया की नियुक्ति का समय आया तो सू पेई को नहीं चुना गया। वो सू तांग थी। सू तांग को उनकी ताकत या उत्कृष्ट नेतृत्व गुणों के कारण नहीं चुना गया था, नहीं, उन्हें इसलिए चुना गया था क्योंकि वे सू परिवार के देवता सू रेन के प्रत्यक्ष वंशज थे, और क्योंकि सू रेन ही यह अंतिम निर्णय लेते थे कि अगले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया जाना है। सू पेई ने विरोध नहीं किया था। उन्हें चुपचाप यह उम्मीद सता रही थी कि उनकी योग्यताएं ही उन्हें कुल के मुखिया का पद दिलाने के लिए काफी होंगी, और हालांकि उन्हें निराशा हाथ लगी, फिर भी वे सू तांग को कुलपिता नामित किए जाने के पीछे के राजनीतिक तर्क को समझते थे, खासकर उनके वंश को देखते हुए। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस भाई की उसने कभी अकादमी के गलियारों में रक्षा और मार्गदर्शन किया था, वही उसे इतनी जानबूझकर बहिष्कृत करेगा और लगातार परेशान करेगा। कबीले में सभी लोग सच्चाई जानते थे। सू पेई अधिक सक्षम योद्धा था, अधिक योग्य नेता था, सही उत्तराधिकारी था, और इसी वजह से सू तांग को खतरा महसूस हुआ। इसके बाद के वर्षों में सू पेई धीरे धीरे कबीले के शासन के मुख्य हलकों से अलग हो गया। जो कार्य ट्रांसेंडेंस या यहां तक कि ग्रैंडमास्टर्स को मिलने चाहिए थे, वे उसे सौंप दिए गए, और उसकी अंतिम तैनाती प्लेनेट कोरल पर थी, जिसका कबीले के लिए कोई वास्तविक रणनीतिक महत्व नहीं था। सू पेई को इस निष्फल ग्रह पर शासन करने के लिए सबसे कम बजट और सबसे कमजोर सैन्य टुकड़ी दी गई थी। ये सब इस बहाने से किया गया था कि कबीले को उन पर अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने का भरोसा है। सू पेई को सच्चाई का पूरा ज्ञान था, फिर भी उसने बिना किसी शिकायत के सेवा करना चुना, क्योंकि कर्तव्य ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वो अब भी समझता था। हालांकि दुर्भाग्य से सू तांग ने उसे परेशान करने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि वो उसके बच्चों को भी निशाना बनाने आया था। उनका सबसे बड़ा बेटा, जिसकी उम्र मुश्किल से 35 वर्ष थी और जिसे हाल ही में ट्रांसेंडेंट के पद पर पदोन्नत किया गया था, को एक छोटे से सू कबीले के नियंत्रण वाले ग्रह पर नागरिक अशांति को दबाने के लिए नियंत्रण मिशन कहे जाने वाले अभियान पर तैनात किया गया था। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि यह एक मौत की सजा थी। उन्हें उचित बैकअप, रसद सहायता और उच्च स्तरीय सुरक्षा के बिना भेजा गया था। इसलिए जब ग्रह पर खुला विद्रोह भड़क उठा तो वह दुश्मन की सीमाओं के पीछे फंसे रह गए। उसका शव कभी बरामद नहीं हुआ, और सू पेई की पत्नी, जो कभी आंखों में हंसी और हाथों में ताकत लिए एक जीवंत आत्मा थी, जल्द ही टूट गई। उसने बोलना बंद कर दिया, उसने खाना पीना बंद कर दिया, और 2 साल के भीतर ही वह भी इस दुनिया से चली गई। उनका दूसरा बेटा कड़वाहट और मोहभंग से ग्रस्त होकर सू कबीले को पूरी तरह से छोड़ने का विकल्प चुनता है और सार्वभौमिक सरकार के पक्ष में चला जाता है, जहां सू पेई ने उसके बारे में फुसफुसाहट सुनी कि वह एक झूठे नाम से काम कर रहा है, उस परिवार की छाया से दूर एक जीवन जी रहा है जिसने उन दोनों को बर्बाद कर दिया था। और इसी के साथ सू पेई के पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। न कोई पुत्र, न कोई पत्नी, न कोई भविष्य, केवल ग्रह कोरल। इसलिए उसने शराब पी, आनंद के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे उसे कुछ समय के लिए अपना दर्द भुलाने में मदद मिलती थी। अधूरे मन से तैयार की गई प्रशासनिक रिपोर्टों, खोखली जानकारियों और उपेक्षित छावनियों के बीच कई साल बीत गए,
जबकि उनकी कभी बेदाग रही वर्दी पर धूल जमती रही और उनकी तलवार जरूरत से ज्यादा समय तक म्यान में ही पड़ी रही। लेकिन आज, जब कोरल के ऊपर आसमान में पंथ के युद्धपोतों के उतरने से दरारें पड़ गईं, तो उसके अंदर कुछ फिर से बदल गया था। उसने आदेश का इंतजार नहीं किया था। वो अपने कमरे से उठा, उसकी आंखें लाल थीं और नींद से उसके वस्त्र अभी भी सिकुड़े हुए थे, और बिना किसी औपचारिकता के आकाश में उड़ गया। एक ही उड़ान पथ में 1 दर्जन दुश्मन विमानों को चीरता हुआ, मानो पिछले 120 वर्षों का सन्नाटा कभी हुआ ही ना हो। और अब, जब दुश्मन की सेना सैनफे की दीवारों के करीब पहुंच रही थी, तो वो फिर से उसी जगह खड़ा हो गया जहां उसे हमेशा से होना चाहिए था। इसलिए नहीं कि कबीले को उसकी वफादारी का हकदार था, लेकिन क्योंकि उसकी सुरक्षा में रहने वाले लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके कारण उन्हें त्याग दिया जाए। दुश्मन के जासूसों पर लगातार नजर रखना, सू पेई ने शांत स्वर में कहा। उसकी निगाहें छतों पर घूम रही थीं क्योंकि उत्तरी द्वार के टावर के पास एक चमकती हुई चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। लेफ्टिनेंट बैरल, पूर्वी यूनिट से क्या खबर है? उसने बिना मुड़े पूछा। उसकी आवाज शांत लेकिन तीखी थी, मानो आदेश देने की आदत कभी पूरी तरह से भूली ही न हो। फिलहाल स्थिति स्थिर है, महोदय, जवाब आया। दुश्मन की गतिविधियां फिलहाल उत्तर और पश्चिम दिशाओं पर ही केंद्रित प्रतीत हो रही है। उत्तर में गश्ती मार्गों को दोगुना करो और हर 2 घंटे में अपने स्नाइपरों को बदलते रहो। मुझे ऐसी आंखें चाहिए जो पलकें न झपकाएं। वो अस्थायी कमांड प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चला, अपने पुराने सहज ज्ञान के मार्गदर्शन में अपने फीके पड़ चुके दस्ताने के बकल को समायोजित करता रहा। जब वह वहां से गुजरा तो अधिकारियों ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया, और हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उनके हावभाव में आए बदलाव को महसूस कर सकता था। वो अब वो खून से लथपथ शराबी नहीं था जिसे वे याद करते थे, बल्कि वो तेज तर्रार, प्रभावशाली योद्धा था जिसके बारे में उन्होंने कभी कहानियां सुनी थीं। एक योद्धा जो अब ग्रह कोरल से जीवित निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद बनकर खड़ा था। अध्याय 540। डुप्रावेल ने अपनी चाल चली, सैनफे सिटी, डुप्रवेल के दृष्टिकोण से। डुप्रवेल का पालन पोषण सू पेई और सू तान के ही युग में हुआ था, इसलिए उन्हें यह समझने के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी कि सू पेई अपने चरम पर वास्तव में कितना क्रूर था। उन्हें याद था कि अनौपचारिक भोजों में 1-2 बार उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई थी। उस समय सू पेई को सू कबीले का लाडला माना जाता था, और उन संक्षिप्त मुलाकातों में भी उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा निर्विवाद था जिस सहजता से दूसरे लोग उनका सम्मान करते थे। उसने डुप्रवेल पर काफी गहरा प्रभाव डाला था। उस समय डुप्रवेल को सू पेई पसंद नहीं था, खास तौर पर नहीं, लेकिन वो उसका सम्मान करता था, और अब उन्हीं यादों की वजह से डुप्रवेल को यह मिशन चुनौतीपूर्ण लग रहा था। क्योंकि अगर सू पेई पिछले 1 सदी में एक योद्धा के रूप में वास्तव में पिछड़ नहीं गया था और अपनी दक्षता पूरी तरह से खो नहीं दी थी, तो ये संभवतः जीवन भर की लड़ाई होने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें डुप्रवेल को जीतने के लिए अपनी हर चतुराई और हर तरकीब का इस्तेमाल करना होगा। पंथ क्षेत्र में घुसपैठ करते समय उन्हें जिस सतर्क दृष्टिकोण को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उसके विपरीत डुप्रवेल सैनफे शहर के अंदर पकड़े जाने को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहे थे। वो तेजी से और इरादे के साथ आगे बढ़ा, क्योंकि उस आखिरी मिशन के दौरान जिस अलौकिक शक्ति के दायरे से वह बंधा हुआ था, उसके विपरीत वह अब एक पूर्ण सम्राट के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में वापस आ गया था। और इसी से सारा फर्क पड़ गया। वो अच्छी तरह जानता था कि वो इस लड़ाई को कैसे अंजाम देना चाहता है, और इसलिए शहर के केंद्र की ओर बढ़ने से पहले वो पहले सुनसान गलियों और तीखे मोड़ों से गुजरा, जिन्हें उसने जाल बिछाने के लिए एकदम सही स्थान के रूप में पहचाना था। इनमें से कुछ जाल सू पेई को रोकने के लिए, कुछ उसे घायल करने के लिए, और कुछ ऐसे जाल थे जो सू पेई को उन गतिविधियों में मजबूर करने के लिए बनाए गए थे जिनका वह अनुमान लगा सकता था। उसने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाया, जिसकी शुरुआत उसने पहले से ही 2 दुर्लभ श्रेणी की औषधियों को पीकर की, एक उसकी चपलता को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए और दूसरी उसकी मन शक्ति पुनर्प्राप्ति दर को तेज करने के लिए, ये जानते हुए भी कि इन औषधियों का प्रभाव समाप्त होने पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव होंगे। हालांकि चूंकि वो इस लड़ाई को लंबा खींचने की योजना नहीं बना रहा था, इसलिए उसे उस परिणाम की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने या तो इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने या सुरक्षित स्थान पर वापस लौटने की योजना बनाई थी। उसने अपने शस्त्रागार में मौजूद हर एक तलवार और फेंकने वाले खंजर में एक तेजी से असर करने वाला लकवाग्रस्त जहर लगा रखा था, जो इतना शक्तिशाली था कि अगर वह एक सम्राट श्रेणी के योद्धा को पूरी तरह से निष्क्रिय न भी कर सके, तो भी उसकी मांसपेशियों को कमजोर कर सकता था। फिर भी इतनी सारी तैयारी करने के बाद भी डुप्रवेल को पता था कि यह शायद पर्याप्त नहीं होगा।
क्योंकि सू पेई ऐसा लक्ष्य नहीं थी जिस पर वो छुपकर हमला कर सके। सू पेई की किंवदंती की अपनी स्मृति से डुप्रवेल को याद आया कि उस व्यक्ति के पास खतरे से डराने नामक एक कौशल था, जो उसे उसकी ओर प्रक्षेपित किसी भी हत्या के इरादे की उपस्थिति के प्रति सचेत करता था, जो एक छठी इंद्रिय की तरह काम करता था जिससे उस पर घात लगाना लगभग असंभव हो जाता था। इसलिए डुप्रावेल ने अचानक हमला करने की कोशिश में समय बर्बाद करने की जहमत भी नहीं उठाए। इसके बजाय उसने शहर के चौक के किनारे खुलेआम खड़े रहना चुना, अपने धूसर और नीले रंग के हत्यारे के वस्त्र और सफेद मुखौटे में लिपटा हुआ, अपनी तलवार के सहज और तिरस्कारपूर्ण वार से अपनी ओर आने वाले हर तीरंदाज के तीर को पूरी तरह से रोक रहा था और बस दुश्मन कमांडर के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। और कुछ ही क्षणों बाद एक शांत आवाज सुनाई दी, रुको, गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय तंबू से आदेश आया और जैसे ही सू पेई नजर आए, सैनिक तुरंत अपनी जगह पर जम गए। उनके चेहरे के भाव भावहीन थे और उन्होंने रुकने का संकेत देने के लिए एक हाथ उठाया हुआ था। वो एक सम्राट है, तुम लोग उसे हरा नहीं सकते, सू पेई ने अकेले आगे बढ़ते हुए चेतावनी दी और धीरे धीरे सोच समझकर अपनी लंबी तलवार निकाली। शेंग तलवार की धातुई ध्वनि हल्की सी गूंजी, लेकिन सू पेई ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें डुप्रेवेल पर टिकी हुई थीं, वो चुपचाप उसका अध्ययन कर रहा था, उसके शरीर के हर हिस्से को ध्यान से देख रहा था। इस आदमी में कुछ तो ऐसा था जो निश्चित रूप से अजीब था। सू पेई ने पंथ के अधीन किसी भी सफेद नकाबपोश हत्यारे के बारे में कभी नहीं सुना था, और वो दशकों से उनके उच्च स्तरीय योद्धाओं पर कड़ी नजर रख रहा था। सम्राट चार्ल्स के अलावा इस स्तर की शक्ति वाला कोई अन्य ऑपरेटिव दर्ज नहीं किया गया था। इसका मतलब यह था कि या तो यह व्यक्ति नया था या कोई पुराना राक्षस था जो बुराई की तरफ पाला बदल कर आ गया था। तुम कौन हो? सू पेई ने तीखे लेकिन संयमित स्वर में पूछा, और उस व्यक्ति के हाव भाव, उसकी मुद्रा, तलवार का कोण और उसके आत्मविश्वास का बेहिचक अवलोकन करता रहा। मैंने चार्ल्स के अलावा किसी और सम्राट के बारे में कभी नहीं सुना। डुप्रावेल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उनकी हरकतें लगभग नाटकीय थीं। आप मुझे वाइपर कह सकते हैं, उसने शांत और सौम्य स्वर में उत्तर दिया, मानो यह महज एक विनम्र द्वंद्व युद्ध हो, न कि कोई रक्तरंजित कार्य। सू पेई के होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई, जो मनोरंजन से नहीं बल्कि अपने सामने मौजूद दृश्य को पहचानने मात्र से उत्पन्न हुई थी। बाकी सब लोग इस चौक से निकल जाओ अभी, उसने ऊंची और आदेशात्मक आवाज में कहा, बिना कठोर हुए। यह आदमी तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, इसे मेरे भरोसे छोड़ दो। कोई बहस नहीं हुई, कोई झिझक नहीं हुई। सैनिक तेजी से इधर उधर भागने लगे। पत्थर के फुटपाथ पर उनके बूटों की आवाज गूंज रही थी क्योंकि वे परिधि के साथ साथ फैल रहे थे, आने वाले टकराव से खुद को जितना हो सके दूर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि डुप्रेवेल ने हरकत कर दी। अपनी दोनों कलाइयों को झटकते ही उसकी आस्तीनों से चांदी की रोशनी की चमक की तरह 1 दर्जन खंजर फूट निकले, जो सटीक निशाने के साथ हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। शुआ शुआ धड़ाम, तेज सीटी जैसी हवा ही एकमात्र चेतावनी थी जो उन्हें मिली। इससे पहले कि शव गिरने लगे, कुछ के गले में छेद हो गया था, अन्य अपने सीने को पकड़े हुए थे, उनके घुटने जमीन पर लगने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। ओह, मेरा हाथ फिसल गया होगा, डुप्रेवेल ने धीरे धीरे अपनी बाहें नीचे करते हुए कहा, जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक व्यायाम करने के बाद आराम कर रहा हो। मैं तुम्हारे सिर पर निशाना लगा रहा था। सू पेई ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। जैसे ही उसने लंबी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की, उसका चेहरा एकदम पत्थर जैसा ठंडा पड़ गया, और शक्ति के अचानक विस्फोट के साथ वो तेजी से आगे बढ़ा और तेज गति से सीधे डुप्रेवेल की ओर दौड़ पड़ा। खटखट स्टील के स्टील से टकराने से एक जोरदार चिंगारी निकली, जब डुप्रेवेल ने आने वाले वार को सफाई से रोका और एक पल भी बर्बाद किए बिना जमीन से उछलकर पीछे हट गया। सैनफे शहर की सनकरी गलियों के बीच से फिसलते हुए उसने युद्ध की गति को नियंत्रित किया। खटखट खटखट वो सू पेई को शहर के उस हिस्से की ओर ले गया जहां इस टकराव के लिए पहले से ही जाल बिछाए गए थे। और खतरों को जानते हुए भी सू पेई ने बिना किसी झिझक के पीछा किया, इसलिए नहीं कि वो ऐसा करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। डुप्रेवेल ने बिना किसी प्रयास के ही आसानी से उसके 1 दर्जन आदमियों को मार डाला था, और अगर उसे स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाता तो ये कहना मुश्किल था कि वह कितना नुकसान पहुंचा सकता था। अगर डुप्रेवेल को रोका नहीं गया तो वह कल तक उसकी आधी सेना को खत्म कर सकता था, और सू पेई यह जोखिम नहीं उठा सकता था। चूंकि दुश्मन की सेना में एक अप्रत्याशित सम्राट मौजूद था, इसलिए उसे अभी मौका रहते हुए उससे निपटना था।